सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और आप मेरे साथ देख रहे हैं 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जहां हम 25 क्लास में पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, बेसिक से लेकर के फाउंडेशन तक, कंप्राइजिंग बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत एंड डीडी बासु। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है एंड लेट मी टेल यू, अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हो अपने एग्जाम का तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई जस्ट हैव अ सिंगल रिक्वेस्ट, इससे पहले आप इस सेशन को देखें, यहाँ पे प्लीज हैव अ कॉपी एंड पेन विद यू। थोड़ा सिंसियर होकर के पूरे पूरे सेशन को कवर अप करना। 1 घंटे के अंदर मैं आपको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगा। एग्जैक्टली यूपीएससी स्टेट पीसीएस में किस जगह से क्वेश्चन आता है वो भी बताते चलूंगा, और किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है, बहुत ईजी तरीके से अपन कवर अप करते जाएंगे। बट थोड़ा सा कॉपी पेन के साथ बैठेंगे एंड इस लेक्चर को कंसिस्टेंटली देखेंगे। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं, पूरी पूरी अपन ने सीरीज स्टार्ट की हुई है, यू कैन आल्सो गो एंड वॉच आउट दोस एंटायर वीडियोस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन यूनियन एग्जीक्यूटिव। आपको एक यहाँ पे ना बहुत ही कमाल का शब्द दिखाई दे रहा होगा, दैट इज द एग्जीक्यूटिव। क्या आपने कभी सोचा एग्जीक्यूटिव शब्द का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सर किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बन रहे ना उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना। अब अगर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव का बात करोगे, मतलब यूनियन में एग्जीक्यूटिव्स के ऑर्गन में कौन कौन आते हैं, कौन ऐसे हैं जो पॉलिसी प्रोग्राम्स को ग्राउंड तक एग्जीक्यूट कराते हैं? सर सबसे पहले आपको उसमें प्रेसिडेंट साहब दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए होता है, तभी जाकर के वो एग्जीक्यूट होता है। इनफैक्ट लॉ मेकिंग में देख लो ना, लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हुआ, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते वो एक्ट बनता है क्या? नहीं बनता है। तो आपको प्रेसिडेंट दिखाई देंगे, प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट दिखाएंगे। और कौन कौन एग्जीक्यूटिव्स हैं? सर आपके प्राइम मिनिस्टर, जो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाते हैं ग्राउंड में। प्राइम मिनिस्टर किसके थ्रू कराते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों एक साथ आकर के एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक टॉपिक पे कोहेरेंट होते हैं, फिर उस चीजों को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये भी आपके एग्जीक्यूटिव्स का ही पार्ट है, राइट। इनफैक्ट आपको एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में पार्लियामेंट भी पढ़ना है, तो आपको एक चीज समझना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव दैट इज पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने? वी हैव टू कवर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी आप यही पढ़ोगे, समझो, राइट। और सिर्फ पार्लियामेंट भी नहीं, अगर मैं आपको बोलूं सर सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपके पार्ट 5 में ही आएगा, राइट। एवरीथिंग दैट इज देयर इट इज इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की क्लास में हम इस पर्टिकुलर पार्ट से क्या कवर करेंगे? तो सर हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को। अगली जो क्लास आएगी उस पर हम कवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। उसके बाद जो 2 क्लासेस आएंगी उसमें अपन पार्लियामेंट कवर करेंगे। तो ये अपना सीक्वेंस होने वाला है। पार्लियामेंट के बाद में हम स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में जाएंगे, स्टेट में चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, और फिर हम जुडिशरी में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये अपना पूरा पूरा एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा सीरियस होकर के सिस्टमैटिक तरीके से कवर करो। बाकी इसका जो नोट्स है ना पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा यूपीएससी बाय रुपेश, यूपीएससी बाय रुपेश करके अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे यू कैन गो एंड डाउनलोड द नोट्स। इसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपने अपना खुद का नोट्स बनाया है तो यहाँ पे जो भी पॉइंटर्स है उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हो वहां पे। ठीक है, सो गेटिंग स्टार्ट विद द क्लास। यूनियन एग्जीक्यूटिव सबसे पहला है सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उससे भी पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो 2003 में, बहुत पहले का, 2023 का सॉरी, यूपीएससी का क्वेश्चन है, और ये किससे रिलेटेड है? ये एक्चुअली में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, स्पेशली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज उसका, उसके ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं आपको बताऊंगा एमपीज भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट असेंबली से एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनका वैल्यू ऑफ वोट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएज ऑफ द स्टेट या फिर एमपीज ऑफ द स्टेट, इसके ऊपर में क्वेश्चन है, इसको अपन देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ यू गो अहेड ऑफ दिस, तो अगर आप फिर से देखोगे तो फिर से प्रेसिडेंट के ऊपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी से 2023 में? फिर से उसने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा है। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि सर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एक थेमेटिक एरिया है, मतलब अगर उसको राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछना है तो हाई चांसेस है कि वो इलेक्शन से पूछेगा। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बन रहा है उसके ऊपर में पूछेगा। प्रेसिडेंट के पावर्स पे क्वेश्चन कम दिखते हैं, स्पेशली कोर यूपीएससी सीएससी की बात करो। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन होते हैं, पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 एंड ऑल, बट बेसिकली आप यूपीएससी में देखोगे तो सर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर में सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एक ऐसा टॉपिक है ना जहां पे बहुत सारे बच्चे फंसते भी है। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने सर पिछले 4 पार्ट कवर अप कर लिया, आज हमारा पार्ट 5 स्टार्ट हो रहा है। फटाफट फटाफट एक क्विक रिवीजन कराऊंगा मैं सारे एस्पिरेंट्स को पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक। हमने सर पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था यूनियन टेरिटरीज के बारे में, याद करो। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी रेड अबाउट यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने सर पार्ट 2 में पढ़ा था सिटीजनशिप,
है ना, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पूरी की पूरी सीरीज बनी हुई है, जाकर के देखो 25 डेज चैलेंज पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे सारी वीडियोस पड़ी हुई है। फिर हमने पार्ट 3 में क्या कवर अप किया था सर, यहाँ पे हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को हमने 3 वीडियोस से पढ़ा था, देयर वर 3 वीडियोस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फिर पूरा पूरा फंडामेंटल राइट रैप अप हुआ था क्योंकि बड़ा चैप्टर है ना। फिर हमने पढ़ा था सर पार्ट 4 के अंदर में डीपीएसपी, याद आ रहा है सबको, डीपीएसपी हमने कवर किया। फिर मैंने आपको पार्ट 4 में ए दिखाया अमेंडमेंट, जहां पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर अप किया था, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से हम 4 तक आ चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बीच में हमने और भी चैप्टर्स पढ़े, फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब भी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली देखो तो हम ऐसे पार्ट्स कवर अप करते आ रहे हैं। टुडे इज द पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अगर हम पार्ट 5 में देखते हैं, स्पेशली प्रेसिडेंट को देखते हैं, तो प्रेसिडेंट आपको कौन से आर्टिकल्स में दिखाई देंगे? सो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहीं ना कहीं यूनियन एग्जीक्यूटिव को डील करता है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी के ऊपर में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये सब के सब आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट है। और आज का जो हमारा क्लास है, ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द एजेंडा ऑफ द क्लास, जो आज हम कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अप विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप ये समझ जाओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कौन? आपके देश के राष्ट्रपति। हमारा देश रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? मैं बहुत ही बेसिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने इसको प्रीएम्बल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है, वो भी कवर कराया हुआ है 25 डेज चैलेंज में, उसका भी वीडियो है वहां पे, ठीक है। तो हमने प्रीएम्बल में पढ़ाया था मैंने आपको कि हमारा देश एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सर? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट, क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। मतलब इसका ये है सर कि हमारे देश में जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट मतलब कौन? मतलब संवैधानिक रूप से जो हमारा संवैधानिक रूप है उसमें जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, राइट, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो कौन होगा? वो इलेक्ट होकर के आएगा। फॉर एग्जांपल आपके देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का हमेशा इलेक्शन होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि राष्ट्रपति नॉमिनेट होकर के आ रहे हैं, या फिर राजा महाराजा के परिवार से कोई है जो हर बार उन्हीं की फैमिली से लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति कौन बनेगा? जिसको हम इलेक्ट करेंगे। तो अगर अपन इलेक्ट करके किसी को राष्ट्रपति बना रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं सर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, जो हमारे देश में देखने को मिलता है। क्या इंग्लैंड में रिपब्लिक सिस्टम दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में महारानी, उनके फैमिली में जो भी लीनिएज आ रहा है हेरिडिटरी, वो कहीं ना कहीं वहां पे हेड करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन क्या है? तो सर सबसे पहले हम इनको बोलते हैं हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। क्या बोलते हैं? वी कॉल हिम हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। इनको सर हेड ऑफ द इंडियन स्टेट के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा गया है। क्या कहा गया है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब क्या होता है? संवैधानिक रूप से सबसे ऊपर बैठे हुए। इनका काम ही है कि आपको हमारे देश में संविधान को अपहोल्ड करना है। मतलब हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो संवैधानिक तत्वों को फॉलो करें, दे शुड बी फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये जिम्मेवारी है राष्ट्रपति की। अगर राष्ट्रपति अपने देश के संविधान को सही तरीके से नहीं पूरा करा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दैट इज द रीजन व्हाई प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड, ठीक है। सो इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्लस इनको हम फर्स्ट सिटीजन भी कहते हैं, सबसे पहले नागरिक कहते हैं, सबसे पहले नागरिक, फर्स्ट सिटीजन, ठीक है। प्लस ये कहीं ना कहीं हमारे देश में यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडिटी का एक प्रतीक है। ही इज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं वो एक साथ यूनाइटेड होकर के रहे, यूनाइटेड रहे, इंटीग्रेटेड रहे। इसका सिंबल कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सिंबल ऑफ द सेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है इसीलिए ताकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हेड के रूप में चीजों को बैलेंस करे। मतलब उनका काम ही कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। तो बहुत बेसिक तरीके से आप देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। दैट इज द रीजन व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिपब्लिकन इन नेचर, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो वैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब मैं करा ही रहा हूं तो थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर कर देते हैं। देखो जो राष्ट्रपति साहब है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, इनमें क्या डिफरेंस है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपन बोलते हैं नॉमिनल हेड। क्या बोलते हैं? वी कॉल हिम नॉमिनल हेड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? वी कॉल हिम रियल हेड, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करूंगा आगे चैप्टर्स में। देखो नॉमिनल हेड का मतलब क्या है? जिसको संविधान में हमने बहुत बड़े दर्जे पे बैठाया हुआ है, इज कॉल्ड द नॉमिनल हेड। मतलब कोई भी चीज पास होगा तो राष्ट्रपति का साइन चाहिए, राष्ट्रपति अपना वहां पे एसेंट देंगे तो ही पास होगा, राइट। वो अलग बात है कि राष्ट्रपति एसेंट जो दे रहे हैं किसी भी चीज को, उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस कर रहे हैं कि सर हमें ये करना चाहिए, तो राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं कि ठीक है वी शुड डू इट। क्योंकि इनके ऑर्डर्स के पीछे, जो भी राष्ट्रपति के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होता है, उसके पीछे किसका एसेंट देखने को मिलता है? प्राइम मिनिस्टर एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
क्यों? क्योंकि सर प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये वो लोग हैं जिनको हमारे देश ने मेजॉरिटी पार्टी के साथ में सरकार में बैठाया हुआ है। यानी कि मैंने और आपने, हम सभी ने इलेक्शन करके जिसको भेजा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या जो भी पार्टीज है, जो भी हमारे एमपीज है वहां पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के ही एडवाइस वो चीजें इन्फोर्स होती हैं। तो प्रेसिडेंट को बनाया गया नॉमिनल हेड, मतलब संवैधानिक रूप से ये मुखिया हेड है। लेकिन चूंकि इन सभी डिसीजंस के पीछे रियल पर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज रियल हेड। तो कंफ्यूज मत होना, नॉमिनल हेड इज द प्रेसिडेंट, रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये किस टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने को लेकर के। बाकी अगला चैप्टर प्राइम मिनिस्टर में आपको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, अब आता है सर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति महोदय का इलेक्शन कैसे होता है? क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में मैं और आप, हम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं क्या? हम लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में सर पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रपति साहब का जो इलेक्शन होता है इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन? क्योंकि इस पर्टिकुलर इलेक्शन में मैं और आप नहीं पार्टिसिपेट करते। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में हमारे द्वारा चुने गए लोग पार्टिसिपेट करते हैं। समझो, राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। क्या बनता है सर? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में, इस चीज को ध्यान रखना, यूनियन और जितने भी स्टेट एंड यूटीज हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं तो यूनियन से कौन आएगा सर? लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके जो भी एमपीज हैं, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट की बात करें तो सर जितने भी स्टेट है उनके जितने भी एमएलए हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। यूटीज की, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सर दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों यूटीज के जो भी एमएलए हैं, जो भी स्टेट इलेक्शंस में मतलब जीत करके जाते हैं स्टेट के असेंबली में, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनिटी का एक सिंबल है, पहले स्लाइड में बताया था। क्यों हम कहते हैं व्हाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनियन और स्टेट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Both of them are participating in this electoral college. That is the reason why President of India is called as the symbol of unity. Simple है, easy है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? अब लोकसभा, राज्यसभा देखने को दिख गया, लेकिन हमेशा याद रखेंगे जब भी इलेक्टोरल कॉलेज होगा तो इसमें जो भी एमपीस आएंगे ये सबके सब सर इलेक्टेड एमपी होना चाहिए, ठीक है। नॉमिनेटेड नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड क्या है? देखो, राज्यसभा में क्या होता है ना, 238 सीट्स हैं जिसपे लोग इलेक्ट होकर के आते हैं, और 12 सीट ऐसे हैं जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। मतलब अगर मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं बोलूंगा अच्छा एक काम करो, सचिन तेंदुलकर जी के पास में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, इनको एमपी बना देते हैं। किसमें? राज्यसभा के सीट में। अच्छा, इनके पास में जयशंकर साहब के पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फॉरेन अफेयर्स का, इनको भी हम एमपी बना देते हैं राज्यसभा का। मतलब वो इलेक्शन लड़ने नहीं गए, मैं राष्ट्रपति हूं, मेरे पास पावर है, तो मैंने उनको क्या कर दिया? नॉमिनेट कर दिया। तो मैंने जिनको भी नॉमिनेट किया, जो इलेक्शन लड़के नहीं आए, जो मेरे द्वारा नॉमिनेट होकर के एमपी बने, ये लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे विल नॉट पार्टिसिपेट। इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो लोग सर इलेक्शन लड़ करके आए हैं, दोस हु आर इलेक्टेड, चाहे वो लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो। सिमिलरली अगर हम स्टेट की बात करें, एमएलए, तो वही एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे सर जो इलेक्शन लड़ करके आए, दोज वर इलेक्टेड। नॉमिनेटेड एमएलए पार्टिसिपेट स्टेट से भी नहीं करेंगे। दिल्ली एंड पुडुचेरी में भी सेम चीज है। दिल्ली और पुडुचेरी के भी लेजिस्लेशन में जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं वही लोग आएंगे। नॉमिनेटेड कहीं के भी नहीं होंगे, चाहे वो यूनियन हो या फिर स्टेट हो, एज सिंपल एज दैट। इसको अच्छे से ध्यान में रखना। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, इलेक्टेड मेंबर, यहां भी देखो इलेक्टेड मेंबर, यहां भी इलेक्टेड मेंबर, बहुत ही सिंपल है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब आपके लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर, आपके राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर। आगे क्या लिखा हुआ है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ऑब्वियस सी बात है सर, जो भी आपकी इलेक्टेड एमएलएज है ना, ये सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा क्या लिखा हुआ है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहां के जो भी इलेक्टेड एमएलएज हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। क्या कहीं भी इसमें आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स दिख रहे? नहीं दिख रहे। दिल्ली और पुडुचेरी को सर 1992 में जोड़ा गया है, 70th अमेंडमेंट, मतलब 17वां संशोधन हुआ स्पेशली 1992 में। तो बोला गया कि नहीं यार, यूटीज में एटलीस्ट 2 यूटी तो होने चाहिए जिनके पास में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, उनका असेंबली है, उनको भी पार्टिसिपेशन देना चाहिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो दिल्ली और पुडुचेरी को सर पार्टिसिपेशन दिया गया, ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, एक चीज को याद रखना, आपके ना कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेस होते हैं। जैसे आप देखो पार्लियामेंट में 2 हाउस दिखाई देता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो आपके देश में 22 ऐसे स्टेट्स हैं, लिसन दिस केयरफुली, 22 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास में एक ही हाउस है, उसको आप बोलते हो लेजिस्लेटिव असेंबली।
लेकिन हमारे देश में 6 ऐसे स्टेट्स है सर जिनके पास में 2 हाउस है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या डिफरेंस है लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इन सब पढ़ाऊंगा मैं जब स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगा, अभी इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अभी बस हम ये देखेंगे कि 6 स्टेट्स में 2 हाउसेस हैं और 22 स्टेट्स में सर एक ही हाउस है। तो हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनके सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही पार्टिसिपेट करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो 6 स्टेट्स थे जिनके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल था इनके मेंबर्स को हमने क्यों नहीं पार्टिसिपेशन दिया? इसका रीजन है सर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना ऑप्शनल है, कोई हाउस चाहे बनाना तो बना सकता है, कोई हाउस चाहता है कि मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाना है तो हटा सकता है। तो अगर आपने किसी एक हाउस का लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को भी अधिकार दे दिया तो उस हाउस के पास प्रिविलेज हो गया ना, क्योंकि उसके पास 2 मेंबर्स हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड कोई एक ऐसा स्टेट होगा जिसके पास एक ही हाउस है तो उसके एक ही हाउस के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके साथ क्या हो गया, इनजस्टिस नहीं हुआ कि आपके पास एक हाउस है तो बस उसी के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, सर उनके पास 2 हाउस है तो उस स्टेट के पास डबल वोटिंग पावर है, इनजस्टिस हो जाएगा ना, सबके पास तो सिंगल वोटिंग पावर होना चाहिए। तो क्या कहा गया, सीधे से बोल दिया गया कि यार ये जो ऑप्शनल हाउस है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई बना रहा है कोई हटा रहा है, इसको हम वैल्यू ऑफ वोट देंगे ही नहीं, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, सर इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, सर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी। नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट और यूटी विल पार्टिसिपेट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई भी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चलो अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कितना सिंपल है। आपको कौन करेगा पता है तो आपको पता है कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, सर नॉमिनेटेड मेंबर्स तो कहीं के भी नहीं करेंगे, है ना, पहले तो आप इसको हटा दो। दूसरा आपको दिखाई देगा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑब्वियस सी बात नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सर ये भी नहीं करेंगे। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्यों, क्योंकि सर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एन ऑप्शनल हाउस, कुछ स्टेट्स के पास है, स्पेशली 6 स्टेट्स के पास है, 22 स्टेट्स के पास नहीं है। ठीक है, एज ऑफ नाउ नहीं है, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया, हमने बोला कि भाई इसके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस सर आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, अच्छा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, हाँ भाई ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो पार्टिसिपेट करेगा मतलब टोटल में से जो करेगा उसको हटा दो तो पता चल जाएगा कौन नहीं करेगा, मतलब ये तो पता चल ही गया होगा। बेसिक है, बहुत ईजी है, सबके पीछे लॉजिक एंड रीजनिंग है, याद करना समझना बहुत सिंप्लीफाइड है। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ वोट, है ना, अब एक चीज को याद रखो, जैसे मैं और आप हम लोग अगर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, व्हेनेवर वी पार्टिसिपेट इन द लोकसभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, द वैल्यू ऑफ वोट दैट वी होल्ड इज 1, हमारा जो वोट है उसका वैल्यू कितना है, 1 है। मेरे को भी 1 वैल्यू मिला है, आपको भी 1 मिला है, सबको 1-1 वैल्यू मिला है। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता, वहां पे सर वैल्यू ऑफ वोट बहुत डिफरेंट है, मतलब जो एमपीज है ना उनका वैल्यू ऑफ वोट अलग है और जो एमएलएज हैं उनका वैल्यू ऑफ वोट अलग है, और वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप देखो जो एमएलए है इनके एक वोट का कितना वैल्यू होगा, ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि उस स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है ना, बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है। एमपीज के लिए तो अभी छोड़ दो, पहले एमएलए का देखो, उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है इस पर डिपेंड करता है सर कि जो हमारे एमएलए हैं उनके वैल्यू ऑफ वोट अलग अलग होंगे। अब अगर मैं कहूं कि बिहार का जो पॉपुलेशन है, क्या वो बिहार का पॉपुलेशन कर्नाटका के पॉपुलेशन के बराबर है, क्या वो पॉपुलेशन महाराष्ट्र की पॉपुलेशन के बराबर है, क्या वो राजस्थान के बराबर है, बताओ, नहीं है। एवरी स्टेट हैज डिफरेंट पॉपुलेशन, तो अगर हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग है तो हर स्टेट में जो एमएलए हैं उनका वैल्यू ऑफ वोट भी अलग होगा। कितना सिंप्लीफाइड है, कुछ भी टफ नहीं, बहुत इजी, आराम से सुनो। ठीक है, देखो सब स्टेट्स के पॉपुलेशन अलग है तो हर स्टेट का वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए भी अलग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर ही चेंज हो रहा है। अगर न्यूमरेटर चेंज होगा तो आप मैथ्स लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है सर कैलकुलेशन अलग आ जाएगा। ठीक है, तो इस चक्कर में आपको पता चलेगा हर स्टेट का वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएज आर डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे में आओ, सर अगर हम एमपीज की बात करते हैं, एमपीज का वैल्यू ऑफ वोट निकालना देखो कितना इजी है। जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट है एमएलएज का, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज, ऑल एमएलएज मतलब हमारे देश में जितने भी एमएलएज है 28 स्टेट और 2 यूटीज के, उनका वैल्यू ऑफ वोट एक जगह लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज, जो भी हमारे इलेक्टेड एमपीज है उनसे डिवाइड कर दो। तो इलेक्टेड एमपीज दोनों हाउस के, ये तो कांस्टेंट, ऐसा तो नहीं है ना कि राज्यसभा लोकसभा को जोड़ करके जितने एमपीज है आज वो अलग है कल वो अलग होंगे, नहीं, दैट इज कांस्टेंट। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम एमपी के वैल्यू ऑफ वोट की बात करते हैं तो राज्यसभा के एमपी हो लोकसभा के एमपी हो, इन सभी का वैल्यू ऑफ वोट सेम होता है।
यानी कि एमपी ऑफ राज्यसभा और द लोकसभा both have same value of vote in the presidential election, whereas the MLAs of different states have different value of vote in presidential election. I think this should be very clear to all of you. ठीक है। अच्छा एक चीज और, आप मुझे एक और बात बताओ सर, बिहार के अंदर में लेट अस सपोज करो 10 एमएलए, 10 एमएलए है, तो ये 10 एमएलए के वैल्यू ऑफ वोट सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि इन 10 एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट निकालने के लिए जब आप फॉर्मूला डालोगे तो इन 10 ये 10 के 10 एमएलए बिहार से हैं, तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन जो होगी वो 10 के लिए सेम है। ऐसा तो नहीं ना कि किसी के लिए आप ज्यादा बिहार का पॉपुलेशन जोड़ोगे, किसी के लिए कम जोड़ोगे। मतलब अगर कोई एक स्टेट में 10 एमएलए हैं तो उन 10 एमएलए के वैल्यू वोट सेम है, लेकिन वही अगर दूसरे स्टेट से आप कंपेयर करोगे तो उनके अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कर्नाटका, लेट अस सपोज दैट कर्नाटका में 12 एमएलए हैं, तो ये 12 के 12 एमएलए इन सभी का आपस में तो वैल्यू वोट क्या होगा? सेम होगा। जितना पहले का है उतना दूसरे का, उतना तीसरे का, उतना 12वें का, सबका सेम है। लेकिन अगर आप बिहार के एमएलए से कर्नाटका के एमएलए को कंपेयर करोगे तो दोनों का वैल्यू वोट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेट का पॉपुलेशन अलग है। यूपीएससी ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मैं पहले आपको क्वेश्चन पे लेकर के चलता हूं तो शायद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन किस टाइप से यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहला स्टेटमेंट कि द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर आल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं क्या? बताओ, आप खुद बताओ। सर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आप देखो द हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेड असेंबली सीट्स द हायर इज द वैल्यू ऑफ द एमएलए ऑफ द स्टेट। एकदम सिंपल है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बस आप उसी कॉन्सेप्ट पे बैठाओ, आंसर आपको आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एक बार और देख लो इसमें। चलो ये तो इलेक्शंस का है, आगे इसको देखेंगे। चलो, तो मतलब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि इस पर्टिकुलर तरीके से अगर आप निकालोगे तो इनका वैल्यू ऑफ वोट भी आपको सेम आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इलेक्शन मेथड क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं भी हल्का सा समझाऊंगा। अगली क्लास में इस मेथड को मैं आपको बहुत डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इलेक्शन मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब सबके पास में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सीक्रेट बैलेट सिस्टम में सब वोट डाल करके आ रहे हैं, नोबडी इज टेलिंग सीक्रेट बैलेट सिस्टम है वहां पे। और क्या हुआ, इंश्योर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगा तो ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। एक फॉर्मूला है, बट इन फॉर्मूला को याद नहीं करना है, किसी भी एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछता है, बस समझाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अगर अपन आगे चलेंगे तो काउंटिंग प्रोसेस कैसा होता है, काउंटिंग भी होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और काउंटिंग प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। देखो कैसा काउंटिंग प्रोसेस है। सबसे पहला वोटर्स मार्क प्रेफरेंसेस, बहुत ही कमाल की चीज है। मेरे को लगता है कि यार ये 3 लोग खड़े हैं ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सबसे पहले मैं ए को दूंगा वोट, मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा अच्छे, फिर मैं सी को दूंगा, फिर मैं बी को दूंगा। इस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से अपन प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। कौन देगा? जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएस। फिर इफ अ कैंडिडेट गेट्स कोटा इन फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ही इज इलेक्टेड। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी को कोटा मिल रहा है तो उसको इलेक्ट किया जा रहा है। इफ नॉट, कैंडिडेट विद लिस्ट वोट एलिमिनेटेड, वोट्स ट्रांसफर्ड। अगर आपके पास में बहुत ही कम वोट है, वोट ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये एक तरीके से एक तरीका है, दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। मतलब ये आपका तरीका है प्रेफरेंस देकर के इलेक्शंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनने का। ठीक है, दिस इज द मेथड। बहुत टेक्निकल है, अपने को टेक्निकल स्टफ पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर डिस्प्यूट। अगर सपोज करो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हुआ, उसको कौन हैंडल करेगा? तो इसको सेटल करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट। ऑल द डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, पहली बात। दूसरा, अच्छा एक चीज और, आप सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि सर राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हुआ था ना इसको इनवैलिड करिए। क्यों? क्योंकि इसमें मेंबर्स कम आए थे। ये नहीं रीजन दे सकते। क्या लिखा हुआ है? इलेक्शन नॉट इनवैलिड इफ देयर इज अ वैकेंसी इन इलेक्टोरल रोल। आप ये नहीं बोलोगे सर जो इलेक्टोरल रोल बैठा था उसमें जितने इलेक्टेड मेंबर्स आने थे ना उससे कम मेंबर्स आए, कम मेंबर्स आए कोई बात नहीं, जितने आए उन्होंने किसको वोट दिया, दैट इज समथिंग विच डिसाइड कि अपना प्रेसिडेंट कौन होगा। तो आप इस बेसिस पे इलेक्शन को इनवैलिड नहीं कर सकते। इसी के ऊपर में दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, एक्ट डन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर डिक्लेरेशन रिमेन्स वैलिड। ये भी बहुत अच्छी बात है। सपोज करो अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है सर जनवरी 2025 में, ठीक है, जनवरी के 2025 में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, और सर जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये जो इलेक्शन था ये गलत तरीके से हुआ है, वी आर डिक्लेयरिंग द इलेक्शन वॉइड। ठीक है, तो अब जुलाई 2025 के बाद राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी सर उनका इलेक्शन वॉइड हो चुका है, उनको हटाया जाएगा, नया इलेक्शन होगा। लेकिन जनवरी से लेकर जुलाई तक उन्होंने जो भी एक्शंस दिया होगा, जो भी कुछ साइन किया होगा, ऐसा नहीं है कि ये इनवैलिडेट हो जाएगा,
ये सब अभी भी वैलिड रहेंगे। ऑल दीज एक्शंस विल बी वैलिड बाय द टाइम हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। जब तक उनकी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर रहे, गलत डिक्लेयर नहीं कर रहे, तब तक वो जो भी एक्शंस ले रहे हैं उन सभी के सभी एक्शंस को अपन वैलिड मानेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन खराब हुआ था तो अभी तक उन्होंने जो भी किया सब कुछ इनवैलिड हो गया। ऐसे तो देश बहुत पीछे चला जाएगा, है ना, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ प्रेसिडेंट इंडिया वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है, इसके पीछे दो तीन रीजन है, फटाफट फटाफट अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट साहब रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की तरह प्रेसिडेंट को एकदम पूरा ओपन इलेक्शन करके लेकर के आओ, क्योंकि ओपन इलेक्शन करने से क्या होगा ना, बहुत ही पॉलिटिकल लोग कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के सीट पे बैठने लगेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा सीट है जहां पे ना पढ़े लिखे लोगों को बैठाया जाता है जिनका पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन थोड़ा सा कम हो, मतलब इधर उधर के स्टेटमेंट्स ना दे, राइट। अब अगर आप सपोज करो प्राइम मिनिस्टर के साथ में प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन वैसे ही कर दोगे, तो जो इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा वो सोचेगा मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं इलेक्शन से जीत करके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चीजें आने लगेंगी, तो पोस्ट बहुत न्यूट्रल नहीं दिखेगा। दूसरा एक रीजन है सर, डायरेक्ट इलेक्शन वुड बी वेरी कॉस्टली। आप खुद देखो, अभी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, कई हजार करोड़ रुपए लगते हैं उन इलेक्शंस में, राइट। अब बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं, अब अपने प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया तो कितना बजट बढ़ जाएगा, so that is not something good। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स इंश्योर्ड। ये भी बात सही है सर, आपका यूनियन यानी कि आपका पार्लियामेंट, ये भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। स्टेट यानी कि स्टेट से स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक कमाल की बात जो मैं बताना भूल गया, ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट की बात करोगे तो हमेशा याद रखना, राज्यसभा के जो भी एमपी हैं, लोकसभा के जो भी एमपी हैं, इनका जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट होगा, सपोज करो वैल्यू वोट इतना है, ठीक है। तो दूसरी तरफ आपके जितने स्टेट्स हैं, मतलब 28 स्टेट्स, उनके सारे के सारे एमएलए प्लस 2 यूटी दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनके जितने भी एमएलए, उन सभी का वैल्यू ऑफ वोट जोड़ोगे तो वो वैल्यू ऑफ वोट जो आपके पार्लियामेंट का वैल्यू ऑफ वोट था, दोनों बराबर हो जाएगा। दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। यानी कि यूनियन का जो वैल्यू ऑफ वोट है, पार्लियामेंट का जो वैल्यू ऑफ वोट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। पूरे स्टेट्स और यूटी से जितने भी लोग आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ वोट जो उनका हो रहा है, उन दोनों को हमें समान रखना है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में हमें बैलेंस रिप्रेजेंटेशन देना है यूनियन और स्टेट का। मतलब जितना यूनियन का रोल है उतना रोल स्टेट्स का भी होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हो रहे हैं सर, इनका काम क्या है? स्टेट और यूनियन के बीच में वो बैलेंस और फिल्ट्रेशन को मेंटेन करना। दैट इज द रीजन व्हाई ही इज सपोज्ड टू हैव दैट बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो आगे अगर अपन चलेंगे तो इलेक्शन, अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या अपने पास में रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले तो आप भारत के सिटीजन होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आप आईएएस का एग्जाम दो तो भी आपको भारत का सिटीजन बनना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट तो बहुत बड़ी वाली चीज है। प्लस सर 35 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है, तो 35 ईयर्स इज मस्ट। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 एज चाहिए, 25 साल। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 साल, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए 35 साल। मतलब एक जनरल बता रहा हूँ, थोड़ा ईयर्स ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस ये क्वालिफाइड होना चाहिए, अगर सपोज करो कल इन्हें लोकसभा के इलेक्शन में जाना है तो एटलीस्ट इतना तो इनके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना कि लोकसभा का इलेक्शन ही लड़ सके, ठीक है। ये क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब वहां पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कहीं भी किसी भी ऐसे ऑफिस से इनको कोई भी प्रॉफिट ना मिले, मॉनेटरी हो, शेयर के टर्म्स में, किसी भी तरीके से इनको प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो यूनियन का हो, स्टेट का हो, लोकल हो, पब्लिक अथॉरिटी, कुछ भी हो। क्योंकि कोई इंसान जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और उसको किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस से कोई भी प्रकार का प्रॉफिट मिल रहा है, क्या वो सबको इक्वल ट्रीट करेगा? नहीं करेगा। जहां से उसको प्रॉफिट हो रहा है वो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट पहुंचाएगा, तो कहीं ना कहीं उसने अपने पोस्ट के साथ में इक्वालिटी नहीं मेंटेन किया, वो कहीं ना कहीं किसी के लिए इंक्लाइन हो गया। ऐसी प्रॉब्लम्स ना, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक सर डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया गया है। जुडिशरी को अगर लगता है तो वो अपने हिसाब से बताएगी क्या था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या ये वाले केस में है या नहीं। दैट इज ऑल अप टू द जुडिशरी। मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ओपन विंडो छोड़ा हुआ है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट सर एक्सेप्शंस नॉट कंसीडर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स, मतलब ये सब के सब वैसे हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसको अपन नहीं कंसिडर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलो कि अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, या फिर गवर्नर को बोलो, नहीं, दे आर नॉट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट ओथ, अच्छा एक चीज को ध्यान रखेंगे, जो राष्ट्रपति साहब हैं इनको ओथ कौन दिलाते हैं? सर इनको ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके एब्सेंस में कौन दिलाएंगे? जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के,
ठीक है, अगर आज मतलब चीफ जस्टिस नहीं तो ऑब्वियस सी बात है जो भी सीनियर मोस्ट जज है वो कहीं ना कहीं ओथ दिलाएंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी बात, राष्ट्रपति को ओथ दिला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कल अगर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे तो इनको कौन ओथ दिलाएगा? तो सर इनको ओथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो वैसे वर्षा है, राष्ट्रपति को ओथ दिला रहे हैं सीजीआई, सीजीआई को ओथ दिला रहे हैं राष्ट्रपति। सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनली वेरी गुड पोजीशन, ठीक है, संवैधानिक रूप में बहुत ऊंचे पद पे, इसलिए दोनों एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं। ओथ और अफर्मेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, बहुत ही फेथफुल होकर के मैं अपने ऑफिस को एग्जीक्यूट करूंगा, बिकॉज इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये, ठीक है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो कितनी बड़ी बात है, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाऊंगा, प्रोटेक्ट करूंगा और डिफेंड करूंगा, आगे लेकर के आऊंगा, समझो, राइट। बाकी लोग कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी लोगों का ओथ में होता है कि मैं संविधान को फॉलो करूंगा, इनका क्या है ओथ कि मैं संविधान को बचाऊंगा, उसको आगे लेके जाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं संविधान का कर्ता धर्ता के रूप में राष्ट्रपति अपॉइंट हो रहे हैं, इसलिए इनको संवैधानिक पद पे बहुत ही बड़ा पोजीशन दिया गया है, ठीक है। इसलिए पॉलिटिकली बहुत कम इंक्लाइनेशन होता है और बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशंस में इनका इंक्लाइनेशन होता है। नेक्स्ट सर, ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा टाइम देंगे लोगों के सर्विस करने में, वेलबींग करने में, सो दैट इज हाउ दिस एंटायर ओथ प्रोसेस कम्स देयर। आगे अगर अपन चलेंगे, कंडीशन क्या है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, सही सीधी सीधी बात है सर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्रपति बन रहे हैं ना, आप राष्ट्रपति होकर के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं हो सकते। अगर है तो इमीडिएटली रिजाइन करिए द डे यू एंटर द ऑफिस, यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते सर, इनको राष्ट्रपति भवन में ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा जिसके लिए इनको कोई पेमेंट नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट he will have the official residence। प्लस जो सैलरी अलाउंसेस की बात करोगे तो ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा कि हमें राष्ट्रपति की सैलरी कितनी करनी है, दैट इज ऑल अप टू द पार्लियामेंट, है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी सैलरी है ये इनके टाइम पे सर रिड्यूस आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि एक इंसान राष्ट्रपति बन गए तो अब आप उनकी सैलरी कम कर दो, पार्लियामेंट उनकी सैलरी बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। इसके पीछे लॉजिक क्या है, सपोज करो कोई इंसान राष्ट्रपति के पद पे गए हैं, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है उनसे, गवर्नमेंट हटा नहीं सकती, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब की सैलरी कम कर दी। ये नहीं होना चाहिए, किसी को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकते, संवैधानिक पद है, सब अपनी ड्यूटीज को फेथफुल तरीके से एग्जीक्यूट करें, इसलिए इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि इनकी जो भी सैलरी अलाउंसेस है एक बार फिक्स्ड हो गई, फाइनल हो गई, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई टेक अ पॉज इस वीडियो को यहीं पे। आई जस्ट वांट टू आस्क अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू, वीडियोस जिस भी तरीके से आपको लग रही है, इफ यू फाइंड द वीडियोस आर हेल्पफुल, इफ यू फाइंड द वीडियोस आर इंटरेक्टिव, इफ यू वांट दैट देयर आर सर्टेन मोर सजेशंस, वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उस चीज को डाल दो, सो दैट व्हेनेवर आई गेट द टाइम I'll go through the comments. If I find that it is worthy enough, I'll definitely make sure that I do improvise or improve those particular stuff. अगर आपको सही लग रहा है, you should also write that down in the comment box, because ultimately content is prepared by Chandan and Rohit, and these guys work like hell, बहुत काम करते हैं लोग, है ना, so they at least get some appreciation, ठीक है। चलो coming back, I think comment कर लिया होगा सबने, वापस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपका प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, ठीक है। अब अपने को प्रिविलेजेस पढ़ना है, देखो फ्री में क्लासेस है, सही क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा कंसिस्टेंट होकर करते रहो, बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी कवर हो जाएगा। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज की बात अगर करूं तो आप सभी को मैंने आर्टिकल 14 पढ़ाया था फंडामेंटल राइट में, और याद करो मैंने क्या बताया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या था, कानून की नजर में सब लोग एक समान होंगे, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। सोचने वाला बात है, क्या प्रेसिडेंट को आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ दिखता है? नहीं, बिकॉज प्रेसिडेंट के कंडीशन में एक एक्सेप्शन दिखाई देगा। क्या एक्सेप्शन दिखाई देगा सर, प्रेसिडेंट के ऊपर में कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता जब तक वो उस गद्दी पे बैठे, क्योंकि संवैधानिक रूप से बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आपने उनके अगेंस्ट अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया तो आप समझो कि किस तरीके से इंप्रेशन जाएगा, राष्ट्रपति के ऊपर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन वाई जो कहते हैं ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के नजर में सब समान है, उसका एक्सेप्शन है द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इनके ऊपर में सर कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हो सकते। इनफैक्ट अगर आप इनके ऊपर में सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, सिविल केसेस तो पता ही है आपको, प्रॉपर्टी केसेस जो भी ऐसे होते हैं सिविल केसेस होते हैं, राइट, और क्रिमिनल केस मतलब जो क्राइम से ओरिएंटेड केस हो, तो क्रिमिनल केस, चलो क्रिमिनल केस तो स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर आप सिविल केस भी स्टार्ट करते हो तो आप एटलीस्ट इनको 2 महीने पहले ही एडवांस नोटिस दोगे, तभी आप स्टार्ट कर पाओगे, और क्रिमिनल केस तो कर ही नहीं सकते। यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड दी गवर्नर। ऑल्सो सर इनको पूरी तरीके से एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली है, कोई भी अगर ये काम कर रहे हैं लीगल, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रेसिडेंट को बोले कि प्रेसिडेंट ने ये गलत डिसीजन लिया इसके कारण ऐसा हुआ, नहीं।
जो भी उन्होंने अपने लीगल पावर का इस्तेमाल करके डिसीजंस लिया है उसके लिए उनको कंप्लीट इम्यूनिटी मिली हुई है। आप उनके ऊपर में उनके क्वेश्चंस मतलब उनके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते ऑन दैट बेसिस। ये आपको क्लियर रूप से समझना होगा। नेक्स्ट है सर, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इन प्रिजन ड्यूरिंग टेन्योर। ऑब्वियस सी बात है, अपने कार्यकाल में उनको आप अरेस्ट या इन प्रिजन नहीं कर सकते। टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें सर, तो जैसे ही वो गद्दी पे बैठेंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सीट पे बैठेंगे तो 5 साल के लिए वो ऑफिस पे रहेंगे, राइट। उस बीच में वो रिजाइन कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे करके, ठीक है। वो 5 साल से ज्यादा भी बैठ सकते हैं अगर नए वाले प्रेसिडेंट अभी तक इलेक्ट होकर के नहीं आए। क्योंकि सोचने वाली बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा सीट है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि 5 साल इनका खत्म हो गया चलो इनको हटा दो और अभी नए वाले का हम इलेक्शन कर रहे हैं, तब तक कोई भी नहीं है प्रेसिडेंट। आप सभी ने शतरंज देखा होगा, शतरंज में जब तक वो जो राजा होता है ना, तब जब तक वो जिंदा है तब तक मैच चल रहा है, ठीक है। आपके पास में हाथी है, घोड़ा है, सैनिक है, ऊंट है, सब कुछ है। राजा अगर चेकमेट हो गया तो पूरा गेम खत्म है, वही है राजा। ये मतलब ही इज द वन हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गद्दी पे कोई ना कोई बैठा होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे जब भी एक प्रेसिडेंट होते हैं उनका 5 साल पूरा होने वाला होता है ना, उससे पहले नए वाले प्रेसिडेंट आ जाते हैं, 6 महीने पहले ही इलेक्शन हो जाता है। किसी कारण से नहीं हो पाया तो जब तक नए वाले नहीं आएंगे तब तक ये सीट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये सर री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, ये चाहे तो कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं। यूएस में तो मैक्सिमम 2 बार ही है। देखो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आया और उसने पूरी तबाही मचाई हुई दुनिया में, राइट। तो यूएस में है कि भाई 2 ही बार है, इसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि वो नहीं बनने वाला प्रेसिडेंट, तो इज डूइंग व्हाटएवर ही इज थिंकिंग ही कैन डू, ही इज डूइंग दैट। बट इंडिया में वो सीन नहीं है। इंडिया में आप जितनी बार चाहे बैठ सकते हैं, इंडिया में कोई भी लिमिट नहीं है। फिर भी आप देखोगे इंडिया में अभी जो जितने भी प्रेसिडेंट है ये एक बार ही उस गद्दी पे बैठ रहे हैं, दूसरी बार नहीं आ रहा है, बिकॉज इनका ये मानना है कि सर एक संवैधानिक पद पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर हम ही 10 बार बैठते रहेंगे तो बाकी लोग कैसे आएंगे। तो वो एक बार ही अपना टर्म पूरा करके बेचारे चले जा रहे हैं। मतलब जो भी प्रेसिडेंट आपको दिख रहे हैं ये हमारे हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वो नैतिकता है। दिस इज द मोरल प्रिंसिपल्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर होल्डिंग हियर, ठीक है। चलो, एकमात्र ऐसे राजेंद्र प्रसाद जी थे सबसे पहले प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 टर्म होल्ड किया था। अदरवाइज जितने भी प्रेसिडेंट है वो बेचारे एक ही टर्म होल्ड करते और चले जाते। उनको कितना भी बोलो, मतलब आप ये समझ जाओ एपीजे अब्दुल कलाम जी को तो कितना बोला गया था फिर भी वो दूसरे टर्म के लिए नहीं आए थे, राइट। बिकॉज ही वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि मैं एक बार राष्ट्रपति बन गया दैट इज ऑल, मुझे नाम फेम चाहे जितने भी प्रेसिडेंट है हमें वो नहीं चाहिए। बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी इस महान देश के, इस महान कॉन्स्टिट्यूशन के, इस महान पद पे बैठ के कुछ टाइम सर्व कर सके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजीशन। और इस इंटेलेक्चुअल के लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना। चलो वापस से आते हैं अपन इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट को इंपीच करने का एक ही कंडीशन दिया हुआ है कि अगर उन्होंने उल्लंघन किया, इफ ही हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों दिया गया वायलेशन, सोचो सर। इसलिए दिया गया क्योंकि प्रेसिडेंट का काम क्या है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर लेकर के आना। अब जिस आदमी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, अगर उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया तो इंपीचमेंट तो बनता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा पॉलिटी में ना हर टर्म के पीछे लॉजिक है। सो इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या है सर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे इंपीचमेंट होगा, तो एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। ये एक्चुअली में कोई भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में स्टार्ट कर सकते हैं आप इंपीचमेंट, राज्यसभा में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी हाउस स्टार्ट कर सकता है। कंडीशन ये है कि उस हाउस के मिनिमम 1/4 मेंबर्स लिख करके अपने हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि लोकसभा में चेयरमैन, सॉरी स्पीकर को, राज्यसभा में चेयरमैन को देंगे कि सर हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एक इंपीचमेंट प्रोसीडिंग इंट्रोड्यूस करना है। तो अगर 1/4 मेंबर्स ने उस हाउस के लिख करके दिया है एटलीस्ट 14 डेज नोटिस में, मतलब 14 डेज पहले, और अगर सपोज करो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम स्टार्ट करते हैं, और इसके बावजूद 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर ये पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रेसिडेंट इंपीच हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बीच में क्या है, आपके प्रेसिडेंट के मतलब अगर एक हाउस से वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हुआ है तो उसके बाद से उस पर चार्जेस इन्वेस्टिगेट होंगे, दूसरा हाउस में जाएगा। राष्ट्रपति के पास में भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपीयर कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अगर दूसरे हाउस ने भी सर 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर दिया तो प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, आपके राष्ट्रपति चले जाएंगे, इम्पीच हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल बेसिकली अपन राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा करते हुए नजर आते हैं। अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट पे वैकेंसी, यस वैकेंसी हो सकती है अगर उन्होंने 5 साल का टाइम पूरा कंप्लीट कर लिया, नए वाले प्रेसिडेंट नहीं है, वैकेंसी हो रहा है ना इसमें, फिर या फिर रिजाइन कर दिया, द सीट कैन बी वैकेंट, उनको हटा दिया गया इंपीचमेंट से, या उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि उनका इलेक्शन वॉइड माना गया, इलेक्शन गलत हुआ है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने वॉइड वाले में एक कंडीशन क्या बताया था कि जो भी काम उन्होंने जब तक उस सीट पे हैं तब तक अगर वो काम कर रहे हैं
तो उन सारे के सारे काम को वैलिड मानेंगे। जिस दिन बोल दिया गया वॉइड है उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके पहले के सारे काम को हम क्या मानेंगे, लीगली सही मानेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इफ वैकेंसी एक्सपेक्टेड एंड ऑफ टेन्योर इलेक्शन मस्ट हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी, सही बात है सर, 5 साल का टाइम है, इलेक्शन 4.5 साल में करा दो, 6 महीने पहले ही नए प्रेसिडेंट को रेडी रखो ताकि सीट खाली होने से पहले भर जाए, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, चलो आ जाओ। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट के पास सर बहुत सारी शक्तियां है, फटाफट देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर्स उनको वो अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को, यूपीएससी के चेयरमैन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी को अपॉइंट कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज का सर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के नाम पे होता है, क्योंकि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है। ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, राइट। तो ये बहुत सारे पावर्स आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दिखाई देंगे। लेजिस्लेटिव पावर से अगर अपन स्टार्ट करें, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है सर लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग में कौन कौन से पावर है, तो ये 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा को ये समन कर सकते हैं। समन मतलब क्या, दोनों हाउसेस को बुला करके बैठा सकते हैं, ठीक है। दोनों हाउसेस का सेशन को खत्म कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं हाउसेस को, राइट। ये पार्लियामेंट को सर डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर लोकसभा के मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आकर के बोलते हैं कि सर हम रिजाइन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति हाउस को डिसॉल्व कर देंगे, फिर से नया इलेक्शन होगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा पार्लियामेंट में। या फिर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, मतलब गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी नहीं है, अब लोकसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी खत्म हो गई, तो भी हाउस डिसॉल्व हो जाएगा। कौन करेगा डिसॉल्व, आपके राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। इसको अपन पार्लियामेंट में और डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस जब भी कोई एक नया सेशन शुरू होगा उसमें पार्लियामेंट उसको एड्रेस करते हुए नजर आते हैं। प्लस पार्लियामेंट को वो मैसेज संदेश भेज सकते हैं राष्ट्रपति। अगर आप बिल की बात करो तो बिल्स में पार्लियामेंट के जो मतलब जो भी बिल साइन पास होके आता है लोकसभा और राज्यसभा से, राष्ट्रपति चाहे तो उसको विदहोल्ड कर दे, मतलब अपना एसेंट हटा ले, ठीक है, या फिर उसको रिटर्न कर दे। राष्ट्रपति के ऊपर है कि उस बिल को साइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं ये भी इनके पास में कौन सा पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। प्लस सर ये ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, जब सपोज करो पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो उस टाइम पीरियड में राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो कोई एक कानून बना सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा उस टाइम पे सेशन में नहीं है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी आपको दिखाई देगा। फाइनेंशियल पावर की बात करो तो सर जो भी ऐसा बिल है जो पैसे के संदर्भ में, कोई भी आपको मनी बिल दिखाई देगा, वो तभी इंट्रोड्यूस होगा जब आपने प्रायर प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लिया है। मतलब राष्ट्रपति साहब से आपने पहले रिकमेंडेशन ले लिया कि सर हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मनी बिल क्या है, एनी बिल दैट टॉक्स अबाउट द रिमिशन, रेगुलेशन, अल्टरेशन ऑफ टैक्सेस, दे आर कॉल्ड एज मनी बिल। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। मतलब टैक्स में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव कर रहे हो, मनी बिल का पार्ट है। आप ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, पहले राष्ट्रपति से प्रायर परमिशन लेकर के आना पड़ेगा कि सर हम क्या करना चाहिए, हमें शुड वी डू इट। वो बोलेंगे करो, तब आप जाओगे लोकसभा में, तो लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा पार्लियामेंट में, ठीक है। इसके साथ में सर जो आपका एनुअल बजट है, जिसको आप क्या बोलते हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट नहीं कहते अपन, क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी पार्लियामेंट के सामने आपके राष्ट्रपति ही रखवाते हैं। फाइनेंशियल पावर। और क्या दिखाई देगा, फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। और क्या दिखाई देगा सर, आपका जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसके कस्टोडियन भी आपके राष्ट्रपति महोदय ही है। तो इन सभी से क्या पता चल रहा है, यू विल अंडरस्टैंड विद ऑल दीज थिंग्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सर्टेन फाइनेंशियल पावर। इनके पास में सर कुछ फाइनेंशियल पावर है, ठीक है। फटाफट देखेंगे अपन जुडिशियल पावर क्या है, जुडिशियल से रिलेटेड क्या क्या पावर है। तो सर सपोज करो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना हो तो ये कोई ना कोई आपके प्रेसिडेंट साहब कर देंगे। इसके साथ साथ में आप देखो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना हो, प्रेसिडेंट साहब कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइजरी ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई ओपिनियन लेना है, राष्ट्रपति को कुछ फैक्चुअल ओपिनियन लेना है, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, ये भी इनके पास में पावर है आर्टिकल 143 से। प्लस पार्डनिंग पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। पार्डनिंग पावर मतलब क्या होता है, माफ करने की शक्ति, ये भी राष्ट्रपति के पास है। और किस किस प्रकार से माफ कर सकते हैं, तो देखो पार्डन, पार्डन का मतलब होता है सर पूर्ण रूप से उनकी सारी सजाओं को माफ कर दिया गया, दैट्स कॉल्ड पार्डन। फिर आपको दिखाई देगा कम्यूट, मतलब सेंटेंस को कम कर दिया गया। रिमिशन है ना, रिमिशन में भी वही है, नेचर ऑफ द सेंटेंस इज चेंज्ड, ठीक है। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है कि सर बिकॉज एक इंसान का, एक कैदी का, इस चीज को अच्छे से समझना, रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, कुछ नेचुरल कंडीशन चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल एक कैदी था जेल में, उसको पैरालिसिस अटैक आ गया,
अब बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजंस, बिकॉज ऑफ सम नेचुरल रीजंस हमने उसकी सजा कम कर दी। अब उसको उम्र कैद था, हमने देखा यार इसको तो पैरालिसिस आ गया, क्या ही इसको जेल में रखें, चलो इसको 2 साल में छोड़ देंगे। दैट इज कॉल्ड एज रिस्पाइट। क्या बोलेंगे? रिस्पाइट। और रिप्राइव मतलब क्या है? किसी को फांसी की सजा हुई है और अगर उसकी फांसी की सजा को टेम्पररी टलवाना है, स्टे कराना है, तो लोग भाग करके आते हैं प्रेसिडेंट के पास कि सर इनको फांसी की सजा हुई है, क्या आप इसको रिस्पाइट लगा सकते हैं, इस पर टेम्पररी स्टे लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ने अगर रिस्पाइट लगा दिया, मतलब सॉरी रिप्राइव लगा दिया, नॉट द रिस्पाइट, रिप्राइव लगा दिया, तो फांसी की सजा उस वक्त टेम्पररी रुक जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट जनरली नहीं लगाते। तो ये सबके सब क्या है? दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर। ठीक है, आप सभी को मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में सब लोग, कॉम्यूटेशन और रिमिशन में क्या डिफरेंस है? नहीं पता, अभी वीडियो को रोको, कहीं लिखो इस वर्ड को, सर्च करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्यूटेशन एंड रिमिशन, एवरी वन ऑफ यू। बाकी मैं आपको रिस्पाइट बता चुका हूं, बिकॉज ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट रीजन सजा हम उनकी कम कर रहे हैं। अब कोई महिला है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो हमने देखा कि यार वी शुड रिमूव दी टाइम पीरियड, तो सजा कम कर दिया गया, दैट्स कॉल्ड रिस्पाइट। रिप्राइव मतलब किसी को फांसी से आती, तो हमने उसकी सजा को कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया, प्रेसिडेंट साहब ने, रिप्राइव। पार्डन मतलब भाई कोई भी सजा है पूरी तरीके से माफ, एंजॉय, राइट, दैट इज कॉल्ड पार्डन। ठीक है, प्लस कोर्ट मार्शल, जुडिशियल पावर में आपको कोर्ट मार्शल दिखाई देगा, मतलब अगर मिलिट्री कोर्ट ने कोई सजा दिया है तो राष्ट्रपति साहब उस सजा को माफ कर सकते हैं, और कोई नहीं माफ कर सकता, गवर्नर भी नहीं कर सकते, राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा आपको, राष्ट्रपति के पास सर मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर का मतलब क्या? राष्ट्रपति जो है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की क्या है? हेड है, ही इज द हेड ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना। इमरजेंसी पावर सर बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने इमरजेंसी का पढ़ाया हुआ है, उसमें जाकर के देख लो, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। नेशनल इमरजेंसी लगाना हो, प्रेसिडेंट रूल हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इन सभी को कौन लगाएगा? राष्ट्रपति साहब के ही सिग्नेचर पे इमरजेंसीज लगेंगी। कितने टाइम तक लगेंगी, क्या लगेंगी, नहीं लगेंगी, ये 40 मिनट की एक वीडियो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर मतलब क्या है? इंटरनेशनल फॉरम, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई भी फॉरम हो रहा है तो भारत को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जितनी भी ट्रीटीज है, राइट, जो भी आप देखो भारत के नाम पे ट्रीटी, समझौते साइन होते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आपको देखो पता चलेगा सर ये सुप्रीम, जो भी अपने डिफेंस फोर्सेस है उसके सुप्रीम कमांडर है, मुखिया डिफेंस फोर्सेस के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। ठीक है, कहीं ना कहीं आर्मी के चीफ को अपॉइंट करते हैं, नेवी के चीफ को अपॉइंट करते हैं, एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करते हैं। प्लस सर कोर्ट मार्शल मतलब मिलिट्री कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दिया उसको पार्डन कर सकते हैं, एकमात्र आपके राष्ट्रपति ही है जो कोर्ट मार्शल को पार्डन कर सकते हैं, और कोई नहीं पार्डन कर सकता। क्यों? बिकॉज ही इज हैविंग मिलिट्री पावर्स, इनके पास में सर मिलिट्री पावर्स होती है। इन चीजों को रिलेट करते चलना है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है? कोई भी पार्टी जिसके पास मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति पीएम के लिए अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तभी हटाएंगे जब उनके पास में मेजोरिटी नहीं हो, मतलब सपोज करो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके पास में मेजोरिटी नहीं रही, तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति उनको हटा देंगे, एज सिंपल एज दैट। कैन रिटर्न एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वंस फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब ये है, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको वेटो पावर कहते हैं, सस्पेंसिव वेटो। मतलब सपोज करो कोई बिल पास होकर के आया राष्ट्रपति महोदय के पास, तो वो एक बार उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए बार बार नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज दी डिस्क्रिशनरी पावर। देखो आ ही गया वेटो पावर। वेटो पावर मतलब राष्ट्रपति के पास में कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिसका वो इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंगली बिल्स का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। बिल मतलब क्या? कोई भी एक ऐसा बिल है जिसको लोकसभा में पास किया गया, फिर राज्यसभा में पास किया गया, अब जब राष्ट्रपति के पास आता है ना थर्ड स्टेट पे, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन करते हैं ना, तो ये जो बिल था, क्या था सर? ये जो बिल था जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बिल एक्चुअली में सर एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिस बिल विल एक्चुअली बिकम एन एक्ट। क्या बन जाएगा सर? ये एक्ट बन जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे क्या पता चलेगा, वेटो पावर की अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, तो सबसे पहले दिखाई देगा एब्सोल्यूट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो का मतलब क्या हुआ सर? प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट विदहोल्ड कर दिया, प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा बोला कि भैया हम सहमति नहीं दिखा रहे हैं, बिल खत्म हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बिल एंड्स, बिल पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अगर एक बार राष्ट्रपति साहब ने अपना एसेंट विदहोल्ड कर दिया कि नहीं भाई हमें इस पे कोई एसेंट नहीं देना, बिल वहीं पे टर्मिनेटेड। दूसरा है आपका सर सस्पेंसिव वेटो। सस्पेंसिव वेटो मतलब राष्ट्रपति साहब एक बार पार्लियामेंट में उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, कि आप लोग समझिए बुझिए देखिए क्या कर सकते हैं, फिर आप मुझे बताइए। और राष्ट्रपति ने कुछ उसका अपना सजेशन भी दे दिया पार्लियामेंट को कि मैं आपको कुछ सजेशन दे रहा हूं, इसको ध्यान में रख करके इस बिल में चेंजेस करो। अब पार्लियामेंट राष्ट्रपति के द्वारा सजेशन को इनकॉर्पोरेट करे या ना करे, अगर उसने फिर से पास कर दिया तो अब राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। मतलब राष्ट्रपति बस एक ही बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं पार्लियामेंट में, बार बार नहीं भेज सकते। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास कोई स्टेट का बिल आता है,
अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कैसे आता है। तो उस केस में राष्ट्रपति स्टेट के बिल को कई बार भेज सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट से अगर कोई बिल आ रहा है राष्ट्रपति के पास तो ही हैज ओनली वन ऑप्शन दैट यू कैन रिटर्न इट फॉर वंस रिकंसिडरेशन, बट अगेन इफ इट इज पास बाय द पार्लियामेंट यू हैव टू गिव योर एसेंट। आपका वहां पे वेटो पावर सस्पेंड हो गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सस्पेंसिव वेटो। मतलब एक बार आपने रिटर्न किया, अब आप रिटर्न नहीं कर सकते, वेटो पावर सस्पेंडेड, यू हैव टू गिव द एसेंट, दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंसिव वेटो। ठीक है। पॉकेट वेटो का मतलब राष्ट्रपति के पास में एक बिल आया, दोनों हाउसेस से साइन करके, ना राष्ट्रपति उस पर अपना एसेंट दे रहे हैं, ना एसेंट हटा रहे हैं, ना रिकंसिडरेशन कर रहे हैं, उन्होंने उस बिल को उठा करके ठंडे बस्ते में रख दिया। चलो इसको बाद में देखेंगे, कितनी बाद में देखेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और संविधान पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को इतने दिन में उसको रिप्लाई करना ही है। तो प्रेसिडेंट साहब किसी बिल को ना पॉकेट वेटो मतलब अपने पॉकेट में उन्होंने रख दिया और वो भूल गए। अब उनका जब मन करेगा वो चले गए, हो सकता है दूसरे प्रेसिडेंट आए उनको साइन करना पड़े, लेकिन अगर एक बार पॉकेट वेटो में चला गया तो प्रेसिडेंट साहब जब चाहेंगे तभी पास होगा, उसको उन्होंने छोड़ दिया लंबे समय के लिए। तो पॉकेट वेटो मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए उस बिल को रख दिया गया है, इसके पीछे कोई भी टाइम लिमिट इंडिया में नहीं है। ठीक है। अब देखो स्टेट लेजिस्लेटिव वेटो, प्रेसिडेंट कैन अप्रूव विद होल्ड रिटर्न। ठीक है। मैं चलो स्टेट लेजिस्लेटिव जो है ना, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, आई एक्सप्लेन स्टेट लेजिस्लेटिव के केस में क्या क्या प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है जब अपन स्टेट लेजिस्लेशन पढ़ेंगे। ठीक है। एब्सोल्यूट वेटो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पूर्ण रूप से प्रेसिडेंट साहब क्या कर रहे हैं, अपने एसेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं। 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने मना कर दिया था एक बिल को, उसका नाम था पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल। 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन थे, इन्होंने मना कर दिया था कि किस तरीके से एमपीज जो भी हैं अपनी सैलरी बढ़ा रहे थे, उस बिल को इन्होंने कोलैप्स कर दिया, एसेंट विदहोल्ड कर दिया, बिल खत्म हो गया। मतलब एक होता है कि मैंने साइन किया, बिल बन गया एक्ट। एक होता है मैंने रिटर्न कर दिया, आपने वापस से दिया, फिर मैंने साइन किया, बन गया एक्ट। एक होता है मैंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, वेट पॉकेट वेटो। और एक होता है कि मैंने बिल देखते ही बोला कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, अब बिल कैंसिल, बिल हैज बीन टर्मिनेटेड। अब आपको फिर से अगर लाना पड़ेगा तो फिर बिल ड्राफ्ट करिए, फिर लोकसभा ले जाइए, पास कराइए, राज्यसभा ले जाइए, फिर राष्ट्रपति के पास लाइए, तो वो विद होल्ड करेंगे तो बिल टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो सस्पेंसिव वेटो मतलब सर वो उसको रिटर्न कर सकते हैं, बस एक ही बार रिटर्न कर सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। सस्पेंसिव वेटो जो है वो मनी बिल के केस में नहीं है। मनी बिल के केस में या तो प्रेसिडेंट साहब बिल पास करेंगे या फिर विदहोल्ड कर देंगे, या तो बिल एक्ट बनेगा या फिर विदहोल्ड हो जाएगा, बिल खत्म हो जाएगा। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट साहब बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। मैं मनी बिल आपको आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो मैं आपको और समझाऊंगा कि मनी बिल एक्चुअली में क्या होता है, कौन कौन से प्रोविजन से कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है। पॉकेट वेटो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर, प्रेसिडेंट साहब ने उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, पॉकेट वेटो। अब यूएस से कंपेयर करो तो यूएस के प्रेसिडेंट के पास भी पॉकेट वेटो है, लेकिन यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसका पॉकेट वेटो कम है। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, इंडियन प्रेसिडेंट पॉकेट लार्जर देन यूएसए, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट को कुछ टाइम पीरियड में उस पर रिवोल्ट करना पड़ेगा, राइट, वो कुछ टाइम के लिए पॉकेट वेटो में डाल सकते हैं, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट में कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक चाहे वो उसको पॉकेट वेटो में डाल देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो 1986 में देखो प्रेसिडेंट जेल सिंह थे, उन्होंने विदहोल्ड कर दिया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है। उन्होंने पूर्ण रूप से उसको क्या कर दिया था सर, विदहोल्ड कर दिया था। आगे चलो क्या दिखाई देगा, वेटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट लेजिस्लेशन, अब स्टेट बिल को लेकर के राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सा वेटो पावर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली समझ में आएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन भी था इस टॉपिक से। जब भी स्टेट में कोई बिल पास होता है तो स्टेट में अगर बिल पास होगा तो उस पर साइन गवर्नर करेंगे। जैसे पार्लियामेंट में जो बिल पास हो रहा है उसमें राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं, तो गवर्नर क्या करेंगे, साइन दे सकते हैं, एसेंट दे दिया। उन्होंने भी सर विदहोल्ड कर दिया एसेंट, मतलब जो गवर्नर है उन्होंने स्टेट के बिल में एब्सोल्यूट वेटो लगा लिया, मतलब बिल खत्म हो गया स्टेट का। या फिर उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, वो भी रिटर्न कर सकते हैं कि भाई आप मुझे देख करके बताओ, मुझे लगता है इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, सस्पेंसिव वेटो। ठीक है। मनी बिल के केस में रिटर्न नहीं होगा, मैं पहले आपको बता चुका हूं। इन तीन के अलावा अगर उनको लगता है कि ये जो बिल है इसका जो भी प्रोविजन है कहीं ना कहीं देश के इंटरेस्ट से मिलता है, ये नेशनल इंटरेस्ट तक कोलाइड कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर बिल को वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही कैन आल्सो रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर एक बार प्रेसिडेंट के पास बिल रिजर्व हो गया स्टेट का, तो अब राष्ट्रपति महोदय जब साइन करेंगे तभी वो स्टेट का बिल एक्ट बनेगा। अब गवर्नर को उसमें कोई रोल नहीं रहा। अगर गवर्नर ने एक बार प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया, अब पूरा पावर किसके पास है, कंप्लीट पावर लाइज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कमाल की बात सुनो, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे अप्रूव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे विदहोल्ड कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं, नो मतलब मनी बिल तो ऑब्वियस सी बात नहीं है, लेकिन इसको वो रिटर्न कर सकते हैं। और एक चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट का बिल जो प्रेसिडेंट के पास रिजर्व होकर आया है गवर्नर के द्वारा, इसको जितनी बार चाहे उतनी बार रिटर्न कर सकते हैं। ही कैन रिटर्न इट एज मेनी टाइम्स,
एज पॉसिबल। जब तक राष्ट्रपति को नहीं लग रहा है कि भाई ये बिल सही नहीं आ रहा, तब तक वो स्टेट के बिल को रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट राष्ट्रपति के ऊपर में सस्पेंसिव वेटो नहीं लगा सकता। लेकिन हमने पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति एक ही बार पार्लियामेंट के बिल को रिटर्न करेंगे, दूसरी बार अगर पास कर दिया तो उनका वेटो पावर सस्पेंड हो गया, ही विल हैव टू साइन। तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वेटो था। लेकिन स्टेट के बिल में प्रेसिडेंट के पास में कोई सस्पेंसिव वेटो नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार रिटर्न कर रहे हैं। यही आपका था यूपीएससी का क्वेश्चन 2025 का प्रीलिम्स का, जाकर के चेक करो। जो बिल रिजर्व हो रहा है गवर्नर के द्वारा, गवर्नर रिजर्व करेंगे राष्ट्रपति के लिए, यही क्वेश्चन था। ठीक है, प्लस सर कोई टाइम लिमिट नहीं है, पॉकेट वेटो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जितने लंबे समय के लिए चाहे लगा सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड प्रेसिडेंट वेटो, मतलब वही बात है सर, स्टेट के बिल में इनके पास में सस्पेंसिव वेटो नहीं है, ही इज हैविंग एब्सोल्यूट वेटो। स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा नहीं है कि एक बार रिटर्न कर दिया, अब राष्ट्रपति दूसरी बार नहीं कर सकते, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते, वही चीज मैं आपको बताया। ठीक है, आगे चलेंगे अपन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये भी बहुत ही कमाल की चीज है। जब भी सपोज करो, देखो कानून कैसे बनता है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किया, कानून बन गया। दिस इज हाउ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज। लेकिन 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 इस चीज को ध्यान रखना, एक होता है सर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। मतलब सपोज करो अगर लोकसभा उस वक्त सेशन में ना हो, कौन सेशन में ना हो सर, लोकसभा इज नॉट इन दी सेशन। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, लिसन दिस केयरफुली, राष्ट्रपति को अगर लग रहा है कि हमें एक बिल बनाने की आवश्यकता है, एक एक्ट बनाने की आवश्यकता है, कोई बहुत ही ऐसा टाइम क्रिएट हो गया कि नहीं नहीं वी नीड एन एक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कोई मतलब अनकंडीशनल कोई सिचुएशन क्रिएट हो गया, उन्होंने सोचा भी नहीं, कुछ ऐसा हो गया कि हमें अभी एक एक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पार्लियामेंट एक्टिव भी नहीं है, पार्लियामेंट ही नहीं है, अभी हम एक्ट कैसे बनाए। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 123, देखो कितना इजी आर्टिकल है, आर्टिकल 123, इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस बना सकते हैं व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। और अगर वो ऑर्डिनेंस बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर पार्लियामेंट से ऑर्डिनेंस नहीं बनाए, प्रेसिडेंट ने बना दिया मतलब इसका पावर कम होगा, पार्लियामेंट वाला एक्ट का पावर ज्यादा होगा, नहीं। अगर राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस बनाया है तो इसका पावर इक्वल होगा, मतलब ये टेम्पररी लॉ है लेकिन इसका पावर इक्वल होगा, सेम फोर्स एज एक्ट। जैसे एक्ट के पास पावर होता है ना, सारा का सारा पावर आपके ऑर्डिनेंस के पास भी, भले ऑर्डिनेंस टेम्पररी टाइम के लिए, लेकिन फिर भी इसके पास में पूरा पूरा पावर है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, इसको तभी बनाया जाएगा जब सर पार्लियामेंट सेशन में ना हो। ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो इसको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, राइट। दूसरा, वैलिड ओनली ऑन सब्जेक्ट वेयर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, मतलब ये ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति उन्हीं चीजों पे बना सकते हैं जिन चीजों पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी चीज पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। अब इस स्टेट के मुद्दे पे जाकर के प्रेसिडेंट कानून बना रहे हैं, वो नहीं हो सकता। स्टेट लॉ पे तब कानून बनेगा, वो भी पार्लियामेंट बनाएगा जब उस स्टेट पे आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है, स्टेट इमरजेंसी, वैसे नहीं तो नहीं बनेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वो क्या पता चलेगा यहाँ पे, जिन जिन चीज पे, जिन जिन मुद्दों पे स्टेट के पास में इशू है, उन्हीं मुद्दों पे आपके प्रेसिडेंट साहब भी लेजिस्लेट कर सकते हैं। एंड मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट लैप्सेस विद इन 6 वीक्स इफ नॉट अप्रूव्ड, मतलब जैसे ही ऑर्डिनेंस पास हुआ उसके 6 हफ्ते के अंदर उनको उस ऑर्डिनेंस को अपने पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा। अगर अपने लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं कराया तो 6 हफ्ते के अंदर ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का कुछ और की पॉइंट्स है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। कौन कौन से की पॉइंट्स है सर, सबसे पहला की पॉइंट है मैक्सिमम लाइफ ऑर्डिनेंस का 6 महीना, और 6 महीने में आपको 6 वीक, 6 वीक मतलब अगर वो अप्रूव नहीं हुआ है तो 6 हफ्ते में तो आपको मतलब आपका जो ऑर्डिनेंस है वो आपको दोनों हाउस से पास कराना है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। सपोज करो लोकसभा उस वक्त सेशन में नहीं है और आपने ऑर्डिनेंस बना दिया, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में आप राज्यसभा से उस ऑर्डिनेंस को पास कराइए, और लोकसभा जैसे बैठेगी ना, आपको 6 हफ्ते के अंदर लोकसभा से भी उस ऑर्डिनेंस को पास कराना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कैन बी रिट्रोस्पेक्टिव, रिपेल, अमेंड लॉ, अल्टर टेक्स्ट लॉ, मतलब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, रिपेल कर सकते हो, कोई कानून है उसको हटा सकते हो, उसको बदल सकते हो, ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करके आप अलग अलग कानून में बदलाव कर सकते हो। लेकिन याद रखना, कभी भी आपका ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं हो सकता कि कल लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला एक काम करते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर शब्द है उसको हटा दो, अब आपका देश हो गया हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक स्टेट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता ऑर्डिनेंस के द्वारा। बट हाँ, कोई और कानून बनाया गया, जनरल लॉ है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है लेकिन जनरली कोई एक्ट बनाया गया है, फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई ट्रैफिक एक्ट बना दिया गया है, कोई रोबरी का एक्ट बनाया हुआ है, ऐसा कोई भी एक्ट बनाया हुआ है, उसको चेंज किया जा सकता है ऑर्डिनेंस के माध्यम से, उस पर्टिकुलर एक्ट को बदला जा सकता है।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही पायस चीज है, उसको अमेंड आप तभी करोगे जब लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ उसको पास करे। मैंने आपको बताया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के, है ना, इसी सेशन में आई थिंक एक आध क्लास पहले बताया था, तो उसको आप देख सकते हो। और आप देखते आ रहे हो तो आपको एक फ्लो दिख रहा होगा चैप्टर में, है ना। नेक्स्ट सर, पार्डनिंग पावर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आर्टिकल 72 में पार्डन कर सकते हैं, कॉम्यूट, रिमिट, रिस्पाइट, है ना। अच्छा, जो भी यूनियन के अगेंस्ट सेंटेंसेस है, कोर्ट मार्शल है, मतलब मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई ऐसा जजमेंट दिया राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस मिला है उस पर भी राष्ट्रपति आपको निर्वाण दे सकते हैं, है ना, छूट दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्डनेस, देखो मैंने यहाँ पे पार्डनेस का टाइप्स भी बता ही दिया। चलो, पार्डन में क्या है सर, पूर्ण रूप से आपके मिस्टेक्स को, जो भी आपकी गलतियां थी उसको माफ कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड पार्डन। कम्यूटेशन का मतलब है सर सब्स्टिट्यूट लाइटर पनिशमेंट, आपके पनिशमेंट को छोटा कर दिया गया है। रिमिशन का मतलब है सर हमने आपके ड्यूरेशन को कम कर दिया है। रिस्पाइट का मतलब है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस के कारण आपके टाइम को कम किया गया है, जैसे मैंने कहा ना पैरालिसिस हो गया, प्रेग्नेंट हो गई, हाथ पैर टूट गए, कट गए, जो भी है, राइट। फिर रिप्राइव मतलब एग्जीक्यूशन पे टेम्पररी स्टे, ठीक है। तो इन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द हेड, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द हेड ऑफ स्टेट एंड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंबलाइज द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, दो लार्जली अ सेरेमोनियल अथॉरिटी। सेरेमोनियल मतलब ऑब्वियस सी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस करते हैं बेचारे वही फॉलो करते हैं, भले सेरेमोनियल अथॉरिटी है, लेकिन प्रेसिडेंट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए, और भारत को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए। एक और कमाल की बात सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सेंटर और इसमें स्टेट दोनों इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस में अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करेंगे, कोई भी बदलाव करेंगे, तो क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। तो ऐसे अमेंडमेंट में सर आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में तो चाहिए ही, इसके साथ साथ में आपको 50% स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अमेंडमेंट वाले चैप्टर में, यानी कि आपके पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करोगे, उसके साथ जो आपके 28 स्टेट्स है, इन स्टेट्स में से 14 से ज्यादा स्टेट सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, हम इसमें सहमति दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी चीज में बदलाव कर रहे हो जिसके कारण सेंटर और स्टेट दोनों के रिलेशन इंपैक्ट होते हैं, तो उसमें आपको पार्लियामेंट में पास कराने के साथ साथ 50% स्टेट का भी परमिशन लेना पड़ेगा, 50% स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन लेना ही पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अमेंडमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। अब देखो सर, वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल है वाइस प्रेसिडेंट, कुछ भी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का क्या सीन है सर, वाइस प्रेसिडेंट को हम सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मानते हैं, प्रेसिडेंट के बाद आपको वाइस प्रेसिडेंट दिखाई देंगे, ठीक है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बेसिस पे इनका जो पोजीशन है मॉडल किया गया हुआ है। प्रेसिडेंट के बाद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आपको वाइस प्रेसिडेंट दिखाई देंगे, मतलब अगर कल प्रेसिडेंट की गद्दी खाली है तो उसकी जगह पे आपको वाइस प्रेसिडेंट दिखाई देंगे, कल इनकी भी सीट खाली है तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिखाई देंगे, और चीफ जस्टिस इंडिया की भी सीट खाली है तो वहां पे आपको सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रेसिडेंट याद करना, स्टार्ट किससे हो रहा है, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज हाउ द प्रेसिडेंस। इस तरीके से प्रेसिडेंस देखने को मिलता है अपने को पॉलिटी में, संवैधानिक रूप से, ठीक है। प्लस पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं, मतलब अगर प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट है तो कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट वहां पे दिखाई देंगे। कमाल की बात क्या है सर, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये बहुत ही कमाल का इलेक्शन है, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसके लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, लेकिन इसमें स्टेट्स का रोल नहीं है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका जो पार्लियामेंट है, क्या है सर, आपका जो पार्लियामेंट है बस यही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। पार्लियामेंट के जितने भी एमपीज है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा के, ये आपस में मिलकर के आपके वाइस प्रेसिडेंट को चुन लेंगे, ठीक है। और एक कमाल की बात, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो बॉडी बैठती है ना, ये सेम बॉडी बनती है प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए। अगर आपके राष्ट्रपति महोदय को इंपीच करना है, अगर आपके राष्ट्रपति महोदय को हटाना है, इंपीच करना है, तो उनके लिए भी सेम बॉडी बनती है। मतलब राष्ट्रपति को हटाने के प्रोसेस में भी आपके पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो कितनी कमाल की बात है,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका इलेक्शन हो रहा था उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जब उनका इंपीचमेंट करना है तो सर नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझ रहे हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका इलेक्शन हो रहा था तो जितने भी स्टेट्स थे, राइट, वो सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। कल अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना, इंपीच करना, तो स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये बेसिक से डिफरेंसेस का ध्यान में रखना, यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट का, एग्जैक्टली ये सेम है अगर हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंपीचमेंट करना है तो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देखो वही चीजें लिखी हुई है, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स सब होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स में इंक्लूडेड नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो हमने पढ़ा था सिमिलर चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्शन का डिस्प्यूट को लेकर के भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो भी इलेक्शन का डिस्प्यूट होगा पार्लियामेंट बताएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट बताएगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिस्प्यूट जो भी बताएगा वो उसका डिसीजन फाइनल होगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट अगर हुआ तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास जाएगा, नहीं, सीधा सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा दैट इज द फाइनल। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली सेम ही है जो आपने देखा था प्रेसिडेंट के लिए, बस एक डिफरेंस है। प्रेसिडेंट में हमने देखा था कि वो एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को आप देखोगे सर ये एलिजिबल होने चाहिए राज्यसभा के लिए। बाकी सब सेम है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, राइट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। और राज्यसभा के लिए क्यों क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये कहीं ना कहीं सर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमारे देश के जो भी वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन से पद को, मतलब कौन कौन से संवैधानिक पद को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते, तो आपके प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन के और स्टेट के जितने मिनिस्टर्स हैं, इनको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते, ठीक है। ओथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे। और ओथ क्या होगा, इनका भी ओथ होगा कि मैं संविधान के प्रति फेथफुल रहूंगा और अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से डिस्चार्ज करूंगा। लेकिन सबसे कमाल का ओथ होता है प्रेसिडेंट का, कि मैं अपने संविधान के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा, इंश्योर करूंगा। बहुत बड़ी चीज होती है, इट्स अ बिग थिंग, राइट। वैकेंसी की बात करिए तो सर 5 साल का टाइम पीरियड इनका भी है, सेम चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। उसके पहले, मतलब उसके पहले भी ये रिजाइन करके जा सकते हैं। अगर आप री इलेक्शन की बात करो तो कितनी बार चाहे उतनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, अगर इनका टर्म खाली हो गया, मतलब इन्होंने अपना 5 साल पूरा कर लिया तो भी सीट खाली है, रिजाइन कर दिए तो भी सीट खाली है, इनको हटा दिया गया राज्यसभा के द्वारा तो भी सीट खाली है, राइट, या फिर इनकी मृत्यु हो गई तो भी सीट खाली है। प्लस इनके हटाने को लेकर के कोई भी ऐसा मोशन आपको इंट्रोड्यूस करना है तो 14 दिन का इनको एडवांस नोटिस देना ही पड़ेगा। पावर क्या है इनका, सर ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, मतलब जिस तरीके से स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास पावर होता है लोकसभा में, वैसे ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पावर है राज्यसभा में। आपके पास सिमिलर पावर दिखाई देगा, मतलब राज्यसभा में जो भी प्रोसीडिंग होगा, जो भी ऑर्डर होगा, राइट, डिसिप्लिन होगा, उन सब चीज को मेंटेन करेंगे, इंश्योर करेंगे। और ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे अगर सपोज करो राष्ट्रपति की सीट खाली है तो। सेम चीज, सेम थिंग हैज बीन गिवन हियर। सैलरी और बेनिफिट कुछ भी डिफरेंट नहीं है सर, वही बहुत ही सिंपल सी चीज है। सर इनकी जो सैलरी है वो, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, प्लस इनकी जो भी सैलरी होगी, जो भी कुछ होगा, राइट, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते जब तक ये उस गद्दी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। व्हेन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट के पद पे बैठे हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट का सीट खाली हो गया है, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे अगर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया तो इनकी सैलरी जो होगी वो प्रेसिडेंट वाली सैलरी ही इनको मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। बाकी यहाँ पे बताया गया इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है, आप एक बार देख सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। फिर वो क्या पता चलेगा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोस्ट है, क्यों, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं सर ये राज्यसभा के तो मेंबर हैं ही, प्लस आपके संविधानिक रूप में बहुत बड़े हेड भी है, मुखिया भी है, तो प्रेसिडेंट की जगह ये काम भी करते हुए नजर आते हैं। इनके पावर्स कंपेरिजन टू द प्रेसिडेंट कम दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन स्टेट्स के बीच में उनकी कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग स्टेट से जीत करके आए हैं, और उन सभी मेंबर्स के चेयरमैन कौन है, आपके राज्यसभा के चेयरमैन साहब, जिनको आप क्या बोलते हैं, यू कॉल हिम एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। सो विद दिस वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। और इतने लंबे लंबे सेशंस लगाने का रीजन भी यही है सर कि इस टॉपिक को अपन फाउंडेशन के साथ कंप्लीट करें, नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट। और एक कमाल की बात, राइट, आप सभी को पढ़ना आसान लगता है या पढ़ने में लगता है कि चलो मैंने टॉपिक कवर कर लिया, बट लेट मी टेल यू, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसका PYQ लगाना है, जितना हो सके जितना रिवाइज कर सकते हो उसको करना, बिकॉज अल्टीमेटली अगर रिवाइज नहीं करोगे सारा का सारा कंटेंट भूल जाओगे।
पार्डनिंग पावर क्या था, वेटो पावर क्या था, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या था, ये सब तभी काम आएगा जब इसका मल्टीपल रिवीजन करोगे। और उसके लिए आप यूपीएससी बाय यूपीएस टेलीग्राम चैनल भी अपन ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अपन एमसीक्यू कराना स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम पॉलिटी के एक दिन हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपन पोल में कर रहे हैं। यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। और बाकी ये कंटेंट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे अपन फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। छोटी क्लास होगी, बहुत बड़ी क्लास नहीं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, तो उसको करने के बाद में फिर हम पार्लियामेंट स्टार्ट कर लेंगे। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट, वर्क हार्डर लाइक यू आर डूइंग, बी वेरी कंसिस्टेंट एंड डेफिनेटली एक बार इन 25 क्लास को कवर अप करो। आई एश्योर यू, इनफैक्ट यू विल कम इन द कमेंट बॉक्स एंड यू विल से कि सर मेरी पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अच्छे अच्छे पेड ग्रुप जिस लेवल का कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग हियर ऑफरिंग फॉर एवरी वन ऑफ यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हो सकता है अभी एस्पिरेंट्स कम देख रहे हैं, बट आफ्टर 1 year और 2 year when you will realize the quality of the content, definitely people will appreciate it. So thank you so much everyone, see you in tomorrow's class. तब तक all the very best, take care, जय हिंद, thank you.